हाँ अच्छा बेटा, तो कल आपसे बात की थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस हमने देखे थे, और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के सेलिएंट फीचर्स हमने देखे थे, उसका पीरियोडिक लॉ देखा था। अब बात करते हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के खराबियों। साइंस का और साइंटिस्ट का एक मसला है, और वो कि ये कभी किसी बात को कबूल नहीं करते। किसी ने कोई काम कर दिया तो उसके अंदर जबरदस्ती की उंगली ढूंढते हैं कि उसके अंदर कोई ना कोई खामी मिल जाए इनको, कोई ना कोई खराबी मिल जाए इनको। ये साइंटिस्ट का एक शेवा होता है, और ये शेवा फायदेमंद भी है। उसकी वजह है कि कोई भी गलत बात आप तक पहुंचती है तो उसका उसका जो है वो इंडिकेशन हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम आज जो चीज पढ़ने वाले हैं वो है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की डिफेक्ट्स या डिसएडवांटेजेस। तो व्हाट डिसएडवांटेजेस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हैव की बात करें तो आपको मेरी स्क्रीन यकीनन नजर आ रही होगी। यस सर। ठीक है, अच्छा देखो, डिफेक्ट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एक आपके सामने अच्छी खासी फहरिस्त होगी। जितने इसके फायदे नहीं है उससे कई गुना ज्यादा इसके नुकसानात बताए गए हैं। तो हम उन नुकसानों पे बात कर लेते हैं। तो पहला डिफेक्ट आपको हेडिंग नजर आ रही होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। नजर आ रही है? जी यस सर। ठीक। सर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो है हेडिंग है ना, ये आपसे ये कह रही है कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ नहीं बता रहा। मेंडलीव का जो ये पीरियोडिक टेबल है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड आपको नहीं करेगा। अच्छा, चलिए ठीक है, नहीं कर रहा तो क्या मसला है भाई? अगर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा तो इसमें मसला क्या है, और क्यों नहीं दे रहा? ये दो सवाल हैं भाई। देखो, और ये वाला जो डिसएडवांटेज है ना, ये है भी जबरदस्ती का, मतलब बिला वजह कीड़े निकालने वाली बात है किसी। देखो बेचारा मेंडलीव ने जिस वक्त अपना पीरियोडिक टेबल दिया 1869 में, तो 1869 में जिस वक्त इस गरीब ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था, उस वक्त कुछ मसला ऐसा था कि उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स नोन थे बट नॉट प्रॉपरली नोन। मतलब 1860s के ही टाइम पर 1860s के ही टाइम में जो जीजे स्टूनी नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन्स की वजाहत दी 1860s में ही। और उसी के 1860s में ही जो है वो मेंडलीव साहब ने भी पीरियोडिक टेबल दिया था। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तभी होगी ना जब हमें इलेक्ट्रॉन का पता होगा, या हमें ये पता हो कि एटम कैसा होता है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली ये है कि हम ये कहते हैं कि यार पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में 18 आएंगे। मतलब ये जो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब उस टाइम पर, जिस टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ये बात हमसे कर रहे हैं, यानी कि ये कह रहे हैं कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की खराबी या खामी ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता नहीं रहा था। एटम का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप एटम के स्ट्रक्चर पे गौर करें तो स्ट्रक्चर के हवाले से पहली जो बात हुई थी वो 1911 में की थी रदरफोर्ड ने। आपने पिछले साल पढ़ा भी था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, 1911 में उसने एटम का स्ट्रक्चर बताया है। उससे पहले तक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है किसी को पता ही नहीं रहा। भाई जब तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं पता, तुम्हें शेल्स का नहीं पता, तो उस बेचारे के काम में मिमेक क्यों निकाल लो? मैं, ऐसा नहीं है कि डिफेक्ट गलत है, डिफेक्ट सही है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नहीं पता चलता, लेकिन उस वक्त ये चीजें पता ही नहीं थी। तो इस बेचारे ने क्या गलती की कि हमने जबरदस्ती बाद में पैदा किया। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से स्ट्रक्चर का पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का? हाँ बिल्कुल पता चलता है बेटा। ये आ गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके सामने। देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो आपके सामने है, इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कैसे पता चलता है?
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो पीरियड के नंबर होते हैं ना, मैंने आपको क्या बताया था कि पीरियड के नंबर इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, सॉरी नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम। यानी कि किसी पीरियड में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी जितना भी पीरियड नंबर होगा, उस पीरियड में मौजूद जितने भी एटम्स होंगे उन सबके अंदर उतने इतने उतने शेल्स होंगे। जैसे कि ये देख रहे हो, इधर लिखा है 3, तो जूम करूं, देखो इधर क्या लिखा है, 3 लिखा है सोडियम वाली लाइन में। ठीक है, इसका ये मतलब है कि इस पूरी लाइन में जितने भी एटम्स होंगे उन एटम्स में 3 शेल्स होंगे, 3 से ज्यादा नहीं होंगे, ना 3 से कम होंगे। अब आपको पता है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में 18 आते हैं। तो उससे ये पता चल गया कि ये जो तीसरा शेल है इसमें 3 शेल हैं, तो पहला और दूसरा शेल भर गया होगा, तभी तीसरे शेल तक की कहानी आई है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से कुछ इस तरीके से पता चलता है, जो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल से नहीं पता चलता, क्योंकि मेंडलीफ ने भी पीरियड्स तो बताए अपने पीरियोडिक टेबल में, देख रहे हो ये मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है 1 2 3 4, इसने भी पीरियड्स बताए, लेकिन इसने ये नहीं कहा था कि जो मैं ये पीरियड्स बता रहा हूँ इस पीरियड के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उन सबके अंदर सेम नंबर ऑफ शेल्स होंगे। इसने ऐसी कोई बात नहीं की। ठीक है, और इसके पीरियड्स की तादाद तो देखो 12 तक जा रही है, और हमें पता है कि अब तक 7वां पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 12 तक की तो कहानी बहुत दूर की बात है, पहले 7वां तो कंप्लीट हो। ठीक है, ये खराबी समझ में आ गई इसकी? कोई सवाल या कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नो सर। नो सर। ठीक है, अगली चीज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये तो फसाद की जड़ है, और इसका मसला तो आज तक हल भी नहीं हो पाया। यानी अगर मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाऊं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इसको यहां रखा गया है, और इसको पीरियोडिक टेबल में शामिल नहीं किया जाता। यह है पीरियोडिक टेबल में, लेकिन जो पीरियोडिक टेबल की हम बाकी रेगुलर स्टडी जो करते हैं, जो हम प्रॉपर्टीज बताते हैं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, ये सारी जो चीजें हम बताते हैं ये हाइड्रोजन पर अप्लाई नहीं होती। यानी कि इसको हमने पीरियोडिक टेबल में रखा हुआ तो है, लेकिन पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा हुआ कि भाई तू इस लायक नहीं है कि तेरे को पीरियोडिक टेबल में शामिल किया जाए, तू इतना जलील है। ठीक है, यही सेम मसला इस बेचारे मेंडलीफ के साथ भी था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इसने कहां रखी, ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में इसने रख तो दिया, लेकिन ये ग्रुप 1 का हिस्सा थोड़ी है। भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब आपको ग्रुप 1 पढ़ाया जाता है, यानी कि ये वाला ग्रुप, तो उसमें ये थोड़ी बताया जाता है कि हाइड्रोजन इसी ग्रुप का हिस्सा है। ग्रुप 1 को शुरू ही लिथियम से करते हैं। ठीक है, दूसरा मसला समझ में आ गया? कोई सवाल इसमें? नो सर। सोच लो। सर, हम्म हाइड्रोजन के साथ ऐसा करते क्यों है? हम्म हाइड्रोजन के साथ ऐसा करते क्यों है? बेटा इसमें गलती हमारी नहीं है, इसमें गलती इस जलील हाइड्रोजन की खुद की है। कैसे है सर? बताता हूं। देखो, ये सब मेटल हैं और ये साला नॉन मेटल है, ये सब सॉलिड है, ये गैस है। ठीक है, तो ये तजाद में, अगला जो चैप्टर है चैप्टर 7, सॉरी चैप्टर 2, उस चैप्टर 2 में मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि इसके पीरियोडिक टेबल में इसकी जगह कोई क्यों नहीं है। फिलहाल के लिए इसको जहां रखा गया है उसके रखने में क्या मसाइल है वो बता रहा हूं। भाई ये मेटल है, ये नॉन मेटल, ये सॉलिड है, ये गैस। फिलहाल के लिए इतना समझ लो। ठीक है, जी सर। और कोई सवाल किसी का?
पूछो भाई। क्या आवाज आ रही है? नो सर नहीं है। ओके। अगला डिफेक्ट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है पर उनका मास नंबर अलग अलग होता है। एक कॉमन एग्जांपल है जो आपको पहले दी हुई भी है, फिर से दे देते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, एक ये होता है जिसे हम प्रोटियम कहते हैं। दूसरा ये होता है इसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं। तीसरा ये होता है जिसे हम ट्रीटियम कहते हैं। ये तीनों क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ये कहेंगे कि सर ये तीनों हाइड्रोजन एटम है। क्यों हाइड्रोजन है? सर ये हाइड्रोजन एटम इसलिए है क्योंकि तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है और एलिमेंट्स की पहचान जो है वो एटॉमिक नंबर से होती है सर। तो इसलिए सर तीनों हाइड्रोजन है। ठीक है, सही कह रहे हैं आप, तीनों हाइड्रोजन है, मान गया। फर्क सर सिर्फ इतना है कि एक एटम हल्का है, एक उससे थोड़ा भारी है सर, एक सबसे भारी है। ठीक है ना? अच्छा, मेंडलीव साहब जिन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया ही मास की बुनियाद पर है, तो उनको हाइड्रोजन के बाकी आइसोटोप्स पीरियोडिक टेबल में लिखने नहीं चाहिए। मतलब हाइड्रोजन 1 लिखा, भाई 2 और 3 ने क्या गुना किया था, 2 और 3 क्यों नहीं लिखा? सवाल वैलिड है? यस सर। भाई अगर मास की बुनियाद पे बना रहे हो तो सब कुछ लिखो, जो एटम्स है सब लिखो। आपने सब तो नहीं लिखा, गलत किया ना? क्या ख्याल है आप लोगों का? गलत किया इसने? जी सर। ठीक है, चलें गलत कर दिया, लेकिन ये भी ना बेचारे के साथ जबरदस्ती की उंगली की है। पता है क्यों? बेचारे ने पीरियोडिक टेबल दिया 1870 में। 1870 तक तो सारे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं थे, आइसोटोप्स कहां से डिस्कवर होते? उस वक्त आइसोटोप्स के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी भाई। आइसोटोप तो डिस्कवरी पिछली सेंचुरी में हुए हैं, यानी 20वीं सेंचुरी में। तो इस बेचारे के अंदर ये उंगली क्यों दे रहे हो? लेकिन खराफात तो निकालनी है, खराबियां तो निकालनी है, क्योंकि हमारा पेपर डिपेंड करता है इन खराबियों के ऊपर। तो खराबी तो है, सही है, मानता हूं खराबी है, लेकिन उस वक्त तक डिस्कवर नहीं था ये। आइसोटोप डिस्कवर होता तो बात होती। मेरे बताने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही है। मैं असल में आपको इस तरीके से, बच्चों को जब ये डिफेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ना, तो बच्चे ये समझ लेते हैं कि भाई ये चीजें उस वक्त थी लेकिन इसने की नहीं, और बच्चे इन चीजों के बारे में गलत ख्याल गुमान करने लगते हैं। लेकिन उनको बताना जरूरी है कि क्या चीज उस वक्त पता थी, क्या चीज उस वक्त नहीं पता थी, ताकि हिस्ट्री भी उनके जहन में रहे, उनको पता हो कि कौन सी चीज कब हुई है, किस दौर में हुई है। ठीक है भाई? तो आइसोटोप्स की पोजीशन का मसला था। पोजीशन का मसला तो हल हो भी नहीं सकता क्योंकि आइसोटोप्स पता ही नहीं थे, पता होते तो सोचते। अच्छा जी, चौथा डिफेक्ट, अल्कली मेटल्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स। इसको मैं पीरियोडिक टेबल से समझाता हूँ। भाई ये आपका पीरियोडिक टेबल है आपके सामने। इसमें क्या किया इसने, ये ग्रुप 1 को जरा गौर से देखना। हाइड्रोजन को हटा दो क्योंकि ये जलील की तो कोई जगह ही नहीं है पीरियोडिक टेबल में, इसको हटा के बात करें। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबीडियम, सिल्वर, सीजियम, गोल्ड, ये एलिमेंट इसने रखे ग्रुप 1 में।
ग्रुप 1 के ये जो एलिमेंट्स है ना बेटा, इसमें दो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं। एक है अल्कली मेटल्स और एक है कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज उन मेटल्स को कहा जाता है जिनसे सिक्के बनाए जाते थे पुराने दौर में या अभी के दौर में। सिक्के जिनसे बनते थे उन मेटल्स को कहा जाता है कॉइनेज मेटल्स। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रेंशियम उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुआ था। और कॉइनेज मेटल्स कौन से हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये जो एलिमेंट्स हैं, अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज कभी भी कॉइनेज मेटल से मिलती हुई होती ही नहीं है। या ये कह लें कि कॉइनेज मेटल्स की प्रॉपर्टीज कभी भी अल्कली मेटल से मिलती हुई होती ही नहीं, कभी भी नहीं होती। इसने इन तमाम एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये रहे अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। और ये रहे कॉइनेज मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इसको हटा दो, रोहिंजिनियम को। ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग रखा गया है। अच्छा, फर्क क्या है पता है? तो फिर सर मेंडलीफ ने ये गलती क्यों की? देखो, मेंडलीफ ने इनको अपने लिहाज से ग्रुप 1 में सही प्लेस किया। पता है क्यों? क्योंकि इन तमाम ही एलिमेंट्स के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनका एक ही होता है। प्रॉपर्टीज में डिफरेंस जरूर होता है, लेकिन इन सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर हमारे पास, आपको याद होगा, दो फैमिलीज होती हैं। एक ए फैमिली होती है, एक बी फैमिली होती है। ए फैमिली में भी 8 ग्रुप होते हैं, बी फैमिली में भी 8 ग्रुप होते हैं। जो ए फैमिली है, उस ए फैमिली का ग्रुप 1 ये है, और जो बी फैमिली है, उस बी फैमिली का ग्रुप 1 ये है। तो है दोनों ही ग्रुप 1 का हिस्सा। लेकिन चूंकि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में ए और बी फैमिलीज अलग अलग नहीं थी, इसलिए हम इनको एक साथ रखने पर गलत क्रिटिसाइज करते हैं। और ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल सही भी है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सबकी आपस में मिलती जुलती नहीं है। ठीक है, उसके अलावा और क्या गलतियां थी इसकी? केमिकल एटम का स्ट्रक्चर पता नहीं चल रहा। भाई, एटम का स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल से, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पता चलता है। मैंने आपको बताया था ना कि जो पीरियड के नंबर होते हैं, ये बताते हैं कि किस उस पीरियड में मौजूद जितने भी एटम्स हैं, उनके उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम शेल्स कितने। ये जो पीरियड के नंबर होते हैं, ये हमें बता देते हैं। लेकिन मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं थी, तो इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम उससे पता नहीं चला। अब सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स के बारे में देखें तो दो एलिमेंट्स हैं, बेरियम और लेड। बेरियम और लेड, ये रहा बेरियम ग्रुप 2 में, और ये रहा लेड ग्रुप 4 में। इन दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में काफी ज्यादा मिलती जुलती होती हैं, लेकिन मेंडलीफ साहब ने दोनों को अलग अलग ग्रुप में प्लेस किया। ठीक है, उसके अलावा एक जो सबसे बड़ी गलती मैं मेंडलीफ की तस्वुर करता हूं, वो क्या थी कि मेंडलीफ ने कहा था कि एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास प्लेस करो। ठीक है, यानी कि छोटे कम मास वाला एलिमेंट पहले आएगा, उससे ज्यादा वाला उसके बाद, उससे ज्यादा वाला उसके बाद, इस तरीके से सो ऑन मामला चलेगा। ये कहा था मेंडलीफ ने, लेकिन ये अपनी बात से खुद इनकारी भी हुआ। कैसे? दिखाता हूं। ये दो एलिमेंट्स हैं, जरा यहां गौर करो। एक है ये कोबाल्ट और एक है ये निकल। कोबाल्ट का मास क्या है? 58.9, और निकल का मास क्या है? 58.6। अच्छा, मुझे बताना इन दोनों में से ज्यादा मास किसका और कम मास किसका है? ज्यादा कोबाल्ट का है। कोबाल्ट। ठीक है, और निकल का कम है। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के मुताबिक कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए और निकल को पहले आना चाहिए। ऐसा ही है ना, असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से? जी। अब आओ, ये देखो क्या किया खुराफाती आदमी ने। आना पहले किसको चाहिए? निकल को। आ कौन रहा है पहले? कोबाल्ट, फिर आ रहा है निकल। गलती कर दी।
बताओ बेटा। Yes, जी sir. एक और दिखाता हूँ, सिर्फ एक नहीं है, एक और है। यहाँ देखो, ये एलिमेंट है टी टेलुरियम, इसका मास देखो 127.6, और ये है आयोडीन, इसका मास है 126.9। दोनों में से भारी कौन है? Iodine. आयोडीन भारी है। टेलुरियम 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 भारी है सर, आयोडीन हल्का है। तो सीक्वेंस के हिसाब से मेंडलीव की आयोडीन पहले आना चाहिए या टेलुरियम? बताओ। आयोडीन पहले ना चाहिए। आयोडीन पहले आएगा सर, हल्का है वो, और टेलुरियम बाद में आएगा सर, भारी है वो। ठीक है, अब इस खुराफाती आदमी ने क्या किया देखो जरा, ये देखो, पहले कौन है? टेलुरियम, बाद में कौन है? आयोडीन। Iodine. पहले किसको आना था? आयोडीन को, फिर आना था टेलुरियम को। अपनी बात से खुद इनकार कर गया। खुद कह रहा है जी इंक्रीजिंग और एटॉमिक मासेस के मैनर में प्लेस करो, और खुद इनकार भी कर रहा है। बात समझ में आई? Yes, sir. तो यहां पर आकर आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाता है। कंक्लूजन क्या निकल रहा है? अब डिफेक्ट्स, ऊपर के जो अभी आपको डिफेक्ट्स बताए उसके मुताबिक मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ भी फेल हो जाता है। अब आते हैं आगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर। भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की शुरुआत कहां से हुई? 1913 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेनरी मोजले। उसने डिस्कवर किया कि एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को उसने डिस्कवर किया। किसने किया? हेनरी मोजले ने। ठीक है, अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम को कहते हैं। किसी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। अब कोई बोले कि सर प्रोटॉन तो 1886 में गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर कर लिए थे, तो 1913 में मोजले ने कैसे एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया? सही ना भाई? प्रोटॉन को गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया 1886, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन की बुनियाद पर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में फर्क आता है, एलिमेंट की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। ये 1913 में हमें बताया मोजले ने। ठीक है, ये 1913 में हमें बताया है मोजले ने, और उसने ही फिर इनको नाम दिया एटॉमिक नंबर का। असल में ये एक्सरे डायफ्रैक्शन का एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो इसने ये पाया कि जैसे जैसे वो ऐसे मेटल्स का इस्तेमाल कर रहा है जिनका जो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद में ज्यादा है, तो जो वेवलेंथ है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वेवलेंथ कम हो जा रही है। यानी कि वो एटॉमिक नंबर बढ़ा रहा है तो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कम हो जा रही है। उसने ये चीज देखी, तो उसने वहां पर उन इस चीज को, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद को, इसने लफ्ज इस्तेमाल किया एटॉमिक नंबर का। अच्छा, जब इसने लफ्ज इस्तेमाल किया एटॉमिक नंबर का, तो फिर लोगों के दिमाग में बत्ती जली। उन्होंने कहा कि यार, जब वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या स्पेक्ट्रम के जो चीजें हैं, स्पेक्ट्रम वगैरह, इन सब के ऊपर एटॉमिक नंबर का, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन का असर हो सकता है, तो क्या एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी पर भी तो हो सकता है? हमें चेक करके देखना चाहिए। जब चेक किया तो पता ये चला कि एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी पर इसका असर होता है। फिर सारे साइंटिस्ट मिल गए, सर जोड़कर बैठ गए, और उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाना शुरू किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और अल्टीमेटली एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वजूद में आया जो आज आपकी आंखों के सामने है। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट क्या है? The physical and chemical properties of all elements are periodic functions of their atomic numbers.
यानी कि मेंडलीफ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में पता है फर्क क्या है? पूरी स्टेटमेंट सेम है, लास्ट में एटॉमिक मास आता है मेंडलीफ में, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के लास्ट में आता है एटॉमिक नंबर्स। बस इतना सा फर्क है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो आपको मैं बहुत तफसीलन पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ, एक एक बारीक बारीक बात, एक एक छोटी छोटी बात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पढ़ा चुका हूँ, तो मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। कुछ स्टूडेंट्स नए हैं तो उनके लिए क्विक बस रिव्यू दे रहा हूँ। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ये वाला जो हिस्सा है एलिमेंट्स का, ये जो दो रोज हैं, दो कॉलम्स जो हैं, इनको हम कहते हैं एस ब्लॉक। ये वाला जो कॉलम है, ये वाला पूरा हिस्सा यानी कि 13 से लेकर 18 तक, इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक। ये वाले जो एलिमेंट्स है बीच में जो ये येलो वाले नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो नीचे आपको पिंक वाले नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको रेयर अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है। इनकी जो मिकदार है दुनिया में वो बहुत कम पाई जाती है, इनके बहुत थोड़े से मिलते हैं ये दुनिया में। ठीक है, टोटल हमारा जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर दो फैमिलीज हैं, ए फैमिली और बी फैमिली। ए फैमिली के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एस ये वाला ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक ए फैमिली में आता है, और ये डी और ये एफ ब्लॉक ये पूरा का पूरा बी फैमिली में जाता है। ए फैमिली के अंदर भी 8 ग्रुप होते हैं, यानी कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6, 7 और 8। और ग्रुप फैमिली बी में भी 8 ही ग्रुप होते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, ये तीनों 8 है। ठीक है। अच्छा, एक अक्सर एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, तो मैं उस एमसीक्यू का डिस्कशन भी आपसे करता हुआ चलूं। एक एमसीक्यू पूछा जाता है अक्सर बच्चों से कि पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर मैं कंसीडर करूं तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा एलिमेंट्स किस ग्रुप में पाए जाते हैं। तो याद रखना ग्रुप 3 में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ग्रुप 3B में। ठीक है, ये एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स इसमें डी ब्लॉक के होते हैं, और ये एफ ब्लॉक के भी इसके अंदर 28 एलिमेंट्स होते हैं। ये एफ ब्लॉक के 28 एलिमेंट्स और 4 एलिमेंट डी ब्लॉक के तकरीबन 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं इस ग्रुप 3B में। तो सबसे बड़ा ग्रुप ये होता है। सेकंड नंबर पे कौन आता है? सेकंड नंबर पे आता है ग्रुप 8B। 8B के अंदर 3, 3, 6, 3, 9 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट पर है 3B और सेकंड पर है 8B, याद रखना। ठीक है, तो ये तो आ गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हवाले से कुछ बातें थी आपसे। बाकी सारी चीजें हम इस चैप्टर की पढ़ चुके हैं, मजीद कोई बात रह नहीं जाती। कुछ डीमेरिट्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। अच्छा, इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहली फसाद तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को आज तक पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिली है। ये जलील एलिमेंट है, जलील था, जलील रहेगा, इसको अभी तक पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिली। दूसरी एक गलती क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, कि इसमें लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स जो है वो मेन बॉडी में शामिल नहीं है पीरियोडिक टेबल। यानी कि जैसे ये पीरियोडिक टेबल है आपका, तो ये पीरियोडिक टेबल है, तो अगर आप गौर करो तो एफ ब्लॉक के ये जो दो एलिमेंट्स हैं लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, जो दो सीरीज है, इनको पीरियोडिक टेबल से बाहर निकाल के रखा गया है, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं है। तो ये एक गलती है, मतलब, लेकिन इनको सही रखा गया है। उसकी वजह ये कि अगर इनको यहाँ रख देते तो ये पूरी सेटिंग आउट हो जाती, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती नहीं होती। तो इनको अलग करके तो सही किया, लेकिन उसूलन इनको भी पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी का हिस्सा होना चाहिए था, जो कि ये नहीं। और हीलियम के ग्रुप का भी एक मसला है। हीलियम का, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों जलील हैं, दोनों के पोजीशन में फड्डे हैं। अब जरा देखो कैसे। देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, ये रहा हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है। अच्छा, 2 एटॉमिक नंबर जो हीलियम का है, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी इसकी? 1s2। अच्छा, हम ये कहते हैं, हम एलिमेंट्स को जिस भी ब्लॉक में रखते हैं ना, हम ये कहकर रखते हैं कि भाई इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ऑर्बिटल पर खत्म हो रही है, इस वजह से इसको इस ब्लॉक में रख रहे हैं। ठीक है, हम इस वजह से रख रहे हैं, वरना हम नहीं रखते। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है 1s2 बस, यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ खत्म हो रही है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही है s पर। तो उसूलन हीलियम को कहाँ होना चाहिए था? उसूलन हीलियम को होना चाहिए था s ब्लॉक में, लेकिन मजबूरी है कि हीलियम को s ब्लॉक में नहीं रख सकते, क्योंकि हीलियम किसी भी सूरत
एस ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट से, किसी एक एलिमेंट से भी नहीं मिलता। ये मैच करता है प्रॉपर्टीज में तो वो इन्हीं से करता है, यानी कि नोबल गैसेस से, जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो मजबूरी के तौर पर हीलियम को हमने यहां रख दिया कि भाई तू इन प्रॉपर्टीज से मैच कर रहा है, तू यहां। लेकिन जेन्युइनली हीलियम को होना कहा चाहिए था एस ब्लॉक में, तो एस हीलियम की पोजीशन के ऊपर भी थोड़ा बहुत खड्डा है। बात समझ में आई? जी सर। कोई और सवाल या कंफ्यूजन? यस सर। कोई सवाल या कंफ्यूजन बेटा? नो सर। ठीक है। अच्छा, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी याद रखना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये रीजन भी आया हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ। कल भी बता चुका हूँ कि एलिमेंट्स की जो पीरियोडिसिटी की वजह है वो उनके आखिरी सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है। ठीक है, इस बात को याद रखना। और कोई सवाल अगर किसी स्टूडेंट को है तो बेटा वो पूछ ले। बेटा कोई सवाल? नो सर। ठीक है बेटा, आप लोग जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज।